नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आपके जीएस के प्लेटफॉर्म इंसेप्शन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, कल हम लोग भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर चुके थे। इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेगमेंट में प्राचीन भारतीय इतिहास के खंड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें कर चुके थे। तो आज उसी क्रम में यह सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर आप सबको इस बात की हिदायत दूंगा कि आप क्लासेस में बहुत पंक्चुअल रहिए, इसकी रेगुलरिटी मेंटेन करिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आज जो आपके क्लास का सिलसिला है उसके ब्रेक होने के पूरे चांसेस बन गए थे। कल बारिश के दिन आप सबको पता ही है कि कल दिल्ली में कई जगहों पर काफ़ी तेज बारिश हुई। मैं भी उसी दौरान भीग गया, शाम का वक्त था और भीगने के कारण सुबह स्वास्थ्य काफ़ी खराब था, गले में खराश भी थी। तो मुझे लगा मैं शायद आज रात की आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने पर मैंने डिसाइड किया कि आपकी क्लास की कंटिन्यूटी ब्रेक ना की जाए। तो बच्चों, इस बात के लिए मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी मांगता हूं कि आज का सेशन मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, संक्षिप्त, जिससे नियमितता आपकी बनी रहे, लेकिन क्लास में हम लोग यहाँ पर टॉपिक को लेकर के कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। तो आइए सीधे विषय पर अब बात करते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास को जानने के साधन, जो आपका पहला अध्याय है। तो मैं सीधे अपने टॉपिक पर आ जाता हूं। हम लोग चैप्टर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर एक रूपरेखा, मैंने बहुत संक्षिप्त रूपरेखा, एक बहुत ब्रीफिंग करके मैंने कल की क्लास में आप सबको कुछ बातें बताई थी। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को, खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला सेगमेंट आपका स्टार्ट होता है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। और जैसा मैंने आपको सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम दिया है, जिस पर चर्चा भी हुई थी, इसमें आपका पहला अध्याय शुरू होता है स्रोत को लेकर। चैप्टर 1 सोर्सेस। तो आज हम लोग सोर्सेस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, और दूसरा है साहित्य यानी लिटरेचर। देखिए, कुछ पाठ्य पुस्तकों में आप देखते हैं कि इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी दी रहती है, और वो तीसरी कैटेगरी लिखी रहती है विदेशी ग्रंथ। विदेशी ग्रंथ या विदेशी विवरण यानी फॉरेन टेक्स्ट, फॉरेन टेक्स्ट। लेकिन मैं इसको अलग न मानकर बल्कि साहित्यिक स्रोतों में ही शामिल कर देता हूं, लिटरेरी सोर्सेज में ही इसको इंक्लूड कर देता हूं। और जो भारतीय संदर्भ ग्रंथ हम इतिहास में प्रयुक्त करते हैं उसको देसी साहित्य कहते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में, लिटरेरी सोर्सेज में हम दो कैटेगरी लेकर चल सकते हैं, एक देसी साहित्य और एक विदेशी साहित्य, यानी इंडिजिनस लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर। तो मैं एक बार आपके सामने पहले चार्ट बना देता हूं कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम यहां पर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। प्राचीन इतिहास को जानने के साधन, को जानने के साधन।
जिसमें मैंने कहा एक हम मानेंगे पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो अभिलेख, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर स्मारकों का अध्ययन करेंगे, कुछ प्राचीन स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स। इसी तरीके से कुछ प्राचीन चित्रकलाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे, प्राचीन चित्रकलाएं। और इसी तरीके से कुछ यहाँ पर अन्य स्रोत हो सकते हैं, जैसे कुछ मृदभांड यानी जो पॉटर ने मिट्टी के बर्तन बनाए, तो जो यहाँ पर पॉटरी है वो भी हमारे इतिहास का एक स्रोत हो सकते हैं। तो इतिहास के अध्ययन क्रम में जब हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं, पुरातत्व की बात करते हैं, तो इनसे प्रश्न बनते हैं। ऐसे अब अगर साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो यहां पर एक मैंने कहा कैटेगरी है देसी साहित्य की, इंडिजिनस लिटरेचर। और देसी साहित्य के अंतर्गत भी आप पाएंगे कि एक धार्मिक ग्रंथ आपको मिलेंगे, धार्मिक ग्रंथ, और एक धर्मेत्तर साहित्य यानी धर्म से इतर, धर्म से अलग। और फिर इसी तरीके से साहित्यिक स्रोतों में हम विदेशी ग्रंथों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इंडिका। अब इंडिका किसने लिखी, तो एक यूनानी राजदूत जो मौर्य राज दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, मेगास्थनीज। तो उसका जो विवरण है वो एक विदेशी ग्रंथ है, जिससे हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो भी चीजें आपके सामने इसी क्रम में आपकी परीक्षा के लिए ये चीजें पूछी जा सकती हैं। यानी यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इसे मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे यानी इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्राचीन सिक्के पढ़ेंगे, यानी एंशिएंट क्वाइंस या ओल्ड क्वाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसी तरीके से स्मारकों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मोन्यूमेंट्स। फिर इसी तरीके से यहां पर प्राचीन चित्रकलाओं का अध्ययन करेंगे, प्राचीन चित्रकलाएं यानी एंशिएंट पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर इसी तरीके से यहां पर हम लोग कुछ देसी साहित्य के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा कि धार्मिक और धर्मेत्तर दो तरह के यानी इंडिजिनस लिटरेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसी तरह से विदेशी ग्रंथ यानी फॉरेन टेक्स्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत आपको इन्हीं से प्रश्न मिलेंगे, इन्हीं पर चर्चा होगी, इनके संदर्भ में कुछ बात होगी। तो इन पर मैं बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको यह बता दूं कि जब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के क्रम में एक टर्म यूज करते हैं पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी,
तो आखिर इसका अर्थ क्या होता है? पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व का मतलब है प्राचीन समय के भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष, फिजिकल रिमेन्स, फिजिकल रिमेन्स ऑफ एंशिएंट टाइम, ऑफ एंशिएंट टाइम। तो जो पुराने जमाने के भौतिक अवशेष मिले, जैसे अभी आपने देखा, चाहे वो अभिलेख हैं, चाहे वो पुरानी इमारतें हैं, चाहे पुराने सिक्के हैं, चाहे कोई बर्तन हैं, कोई कलाकृतियां हैं, जैसे पत्थर के बने हुए उपकरण यानी स्टोन टूल्स हैं, या धातु के बने हुए कोई उपकरण, मेटेलिक कोई इक्विपमेंट्स बने हैं, मेटेलिक टूल्स हैं, इन चीजों को ही हम भौतिक अवशेष कहते हैं। ये इतने पुराने अवशेष हैं जो हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे या तो दबे पड़े हैं और या फिर सतह पर एक पुरानी संरचना या खंडहर की तरह, रुइंस की तरह खड़े हैं। तो इन भौतिक अवशेषों को ही पुरातत्व कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से, इस अप्रोच से आप लाल किला को भी एक पुरातात्विक धरोहर कह सकते हैं, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है। या इसी तरीके से अगर आप देखें तो ताजमहल भी एक पुरातात्विक धरोहर है, एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है। तो यहां पर इन भौतिक अवशेषों के माध्यम से जब हम इतिहास की पुनर्रचना करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कहते हैं इतिहास अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत। अब ये जो मैंने आपसे बात कही कि भौतिक अवशेष हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे दबे पड़े हैं, उस भाग को जहां ये दबे पड़े उसको कहा जाता है टीला, यानी उसे कहते हैं माउंड। तो माउंड क्या है? ये धरती की सतह का वो उभरा हुआ भाग है, वो अपलिफ्टेड पोर्शन है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहां कोई चीज, मलबा दबा पड़ा है, कोई सेडिमेंट्स है, कोई डिपॉजिट्स है जो यहां पर मौजूद है। तो माउंड या टीला जिसे हम कहते हैं, ये हो गया धरती के वो उभरे भाग, धरती के वो उभरे हुए भाग, उभरे हुए भाग जिनके नीचे भौतिक अवशेष दबे पड़े हैं, भौतिक अवशेष दबे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। यानी ये अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस है जहां फिजिकल रिमेन्स पाए जाते हैं। तो यहां आप कह सकते हैं अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन, लैंड पोर्शन contain फिजिकल रिमेन्स, फिजिकल रिमेन्स, इनके नीचे ये भौतिक अवशेष मौजूद है। तो आखिर ये भौतिक अवशेष हमें प्राप्त कैसे हो? ये तो नीचे दबे पड़े हैं। तो इसके लिए इस माउंड की यानी इस टीले की खुदाई की जाती है, टीले की खुदाई, डिगिंग ऑफ माउंड। और डिगिंग ऑफ माउंड को ही विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं उत्खनन। इसी को उत्खनन कहा जाता है, यानी एक्सकैवेशन। इसी को हम एक्सकैवेशन कहते हैं। तो टीला टर्म आ जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक और उसमें टर्म यूज किया गया तो समझ जाएंगे। उत्खनन शब्द इस्तेमाल किया जाए तो समझ जाएंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये उत्खनन का कार्य करता कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है ASI। इसके बारे में आप जानिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। ASI जिसका फुल फॉर्म है, ये एक एब्रिविएट फॉर्म है, एक्रोनिम है, जिसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसी को कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये एक सरकारी विभाग है जिसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करे, पुरातात्विक अनुसंधान करे, जहां पर पुरातात्विक सामग्री है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, उनका एक्सकैवेशन करे, उत्खनन करे और उनको धरती के गर्भ से बाहर निकाले और उनके बारे में पता करे कि ये किस कालखंड के, और इनसे इतिहास की पुनर्रचना की जाए, हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए हमें कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है उत्खनन यानी एक्सकैवेशन। और यहाँ पुरातात्विक स्रोतों को पाने के लिए जब हम उत्खनन का कार्य करने की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी आती है, भारत का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो क्यों ना इसके बारे में कुछ बातें जान ली जाए जो बहुत अहम भी है। जैसे इसके बारे में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के प्रश्न आ सकता है। इसी तरीके से एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे। इसी तरीके से एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि यह वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यानी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। और इसी तरीके से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसकी पुनर्रचना यानी इसका पुनर्गठन कब हुआ था, ये रिकंस्ट्रक्ट कब हुआ था, रिकॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, रिकॉन्स्टिट्यूट। ये सारी चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें कुछ अहम बातें हम जरा देखते हैं। जैसे स्थापना को लेकर अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर होगा 1861 में, यानी 1861 में ब्रिटिश शासनकाल में जब भारत में अंग्रेजों का राज कायम हुआ तो ब्रिटिश विद्वानों ने, जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके प्रयास से एक विभाग स्थापित किया गया इन कार्यों के लिए जिसको एएसआई डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये ब्रिटिश शासन काल में 1861 में स्थापित हुआ और इसमें जिसकी बहुत प्रमुख भूमिका थी उसे ही इसका फाउंडर माना जाता है। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय एक पुरातत्वविद थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विज्ञानी थे। उनके प्रयास से भारत में इस विभाग की स्थापना हुई और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस विभाग को चलाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के एक मंत्रालय को सौंपी गई। उसी मंत्रालय के अधीन आज ये विभाग काम करता है। तो उसी मंत्रालय को हम कहते हैं संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो बच्चों जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ तो तथ्यात्मक जानकारी बहुत जरूरी होती है, यानी फैक्ट बेस्ड स्टडी भी करनी है, फैक्ट भी जानना। लेकिन अगर आप इस तरीके से कहानी के रूप में इन तथ्यों से जुड़ते हैं तो तथ्य आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। अब एक अंतिम तथ्य इस संदर्भ में बता देता हूं कि इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रिटिश शासन काल में ही 1902 में, 1902 में, और इसमें एफर्ट था सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल नाम के एक विद्वान हुए जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले टॉपिक में। तो जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे
तो उसी समय यहां पर सर जॉन मार्शल का मैं जिक्र करूंगा, जिनके प्रयास से 1902 में इसका पुनर्गठन हुआ, इसी डिपार्टमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो एक सीक्वेंस से चीजें याद रखिए। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें दो तरह के साधनों से होती है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज के लिए जो हम सोर्सेज यूज करते हैं, टू टाइप्स के हैं, एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, एक लिटरेरी सोर्सेज है। एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व क्या है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम पुराने जमाने के अवशेषों को खोज करके उन पर अनुसंधान करते हैं और उससे इतिहास को पुनर्रचित करते हैं, यानी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उस पुराने अवशेष में, उन फिजिकल रिमेन्स में बहुत सारे तरह के पदार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे तरह की रचना हो सकती है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, चाहे वो पत्थर के औजार हो, चाहे वो कोई पुरानी इमारत हो। तो पुरातात्विक अनुसंधान की जिम्मेदारी आज भारत सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के पास है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जो जिम्मेदारी निभा रहा है वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1861। इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम और ये वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सुपरविजन में यहां पर काम करता है। तो आपसे अगर परीक्षा में इस पर प्रश्न ही आ जाए कि वो कौन सा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करता है, तो आंसर क्या लगाएंगे? ASI। तो ये टॉपिक तैयार है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर आते हैं कि इनके उत्खनन कार्यों से हमें क्या चीजें मिली जिससे इतिहास पता चलता है। तो अभी अभी हम लोग यहां पर एक लिस्ट देख चुके हैं जिसमें हम उसी अनुरूप चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जिक्र आज मैं करने वाला हूं अभिलेख पर। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बता दूं कि अभिलेख क्या है। तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को कहा जाता है अभिलेख। उत्कीर्ण लेख, inscribed accounts on hard surface। हार्ड सरफेस यानी एक जमाना ऐसा था जब लिखने के लिए, जब हमें रिटन अकाउंट्स तैयार करने के लिए किसी कठोर सतह का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसका कारण यह था कि तब कागज का प्रचलन नहीं था, कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो जब कागज था ही नहीं तो लिखावट कैसे तैयार की जाती थी, लेख कैसे तैयार किए जाते थे। तो उसके लिए कठोर सतह का प्रयोग होता था। जैसे कॉपर के किसी शीट को कट करके उस पर पंचिंग करके कुछ लिखा गया तो उसे इंस्क्राइब्ड करना कहते हैं, उत्कीर्ण करना। जैसे आज भी आप देखते हैं कि पत्थर के टाइल्स पर छीनी हथौड़ी से काटकर कारीगर कोई चीज लिखता। आप अक्सर किसी पुल वगैरह पर, ब्रिज वगैरह पर जाकर देखिए, वहां पर एक स्टोन का टाइल्स लगा होता है जिस पर कुछ चीजें इंस्क्राइब्ड होती, यानी वो इंक से लिखा हुआ नहीं है, पत्थर को ही कटिंग करके वो लेख तैयार किया गया। तो इस तरह के लेख को कहते हैं अभिलेख। तो ये वो जमाना था जब जनता के बीच में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी पब्लिक के बीच में अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए इस तरह से स्टोन पिलर्स तैयार किए जाते थे जिस पर कुछ इंस्क्राइब्ड हो। इस तरह के स्टोन आप देखेंगे स्कल्पचर तैयार किए जाते थे जिस पर कुछ चीजें लिखी हो। तो इसके माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाते थे सरकार, या कह लीजिए राजा महाराजा, उस जमाने के शासक। तो रूलर्स उस समय पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए इस तरह से अभिलेख लिखवाते थे और इस कारण से अभिलेख ज्यादातर सरकारी मिले हैं, यानी गवर्नमेंट या ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लेकिन कुछ पब्लिक के अलावा यहां पर प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस भी मिले, यानी व्यक्तिगत लेख भी मिले जो व्यापारियों वगैरह द्वारा लिखवाए गए। तो अभिलेख क्या है, कम से कम आप ये समझ गए। इसी से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभिलेखों के अध्ययन का एक विज्ञान है।
अभिलेखों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इसे क्या कहा जाता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर आप आंसर क्या लगाएंगे, इसे कहते हैं एपिग्राफी। इसे एपिग्राफी कहा जाता है। और आपकी परीक्षा में कभी कभी आप देखिएगा इस तरह से देवनागरी स्क्रिप्ट में ही इसका ट्रांसलेशन दे देंगे, जबकि इसकी हिंदी होती है अभिलेख शास्त्र। इसे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी परीक्षा में जब यह प्रश्न आएगा कि अभिलेखों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसमें देवनागरी में ही यहां पर लिखा रहेगा एपिग्राफी। अब ऐसे अभिलेखों में जो लिखावट इस्तेमाल मिलती है, जो लिपियां प्रयुक्त होती हैं, इन लेखों का अध्ययन, तो अभिलेखों पर जो लेख हैं, अभिलेखों पर लिखावट का अध्ययन, या इनकी तिथियों का अध्ययन, यानी ये किस समय लिखे गए। एक प्रश्न ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस समय की लिखावट है, किस समय इसे लिखा गया, यानी स्टडी ऑफ डेट्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अगर इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहां आप आंसर क्या लगाएंगे, इसे कहते हैं पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र। इसे पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, इसे पैलियोग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के अध्ययन का विज्ञान। और पैलियोग्राफी क्या है, तो द स्टडी ऑफ डेट्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस या रिटन अकाउंट्स जो इस पर है उनका स्टडी करना, इसे कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। तो दोनों टर्म क्लियर है। अब आगे बढ़े तो यहां पर एक आपके सामने प्रश्न आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है, जो सबसे पुराना अभिलेख मिला है, सबसे पुराना अभिलेख या लेख, कुछ भी ऑप्शन में लिखा रहे, यानी ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है, हड़प्पा की मोहरों पर। हड़प्पा की मोहरों पर, ऑन द सील्स ऑफ हड़प्पा। तो आप लोग आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो मैंने सिलेबस में मेंशन भी किया। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो उसी में आप पढ़ेंगे कि ये लोग व्यापार में मोहरों का प्रयोग करते थे, सील्स। और उन सील्स पर कुछ लेख मिले जो इंस्क्राइब्ड किए गए हैं, और उन लेखों को ही सबसे पुराना अभिलेख इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हम मान सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का यह सबसे पुराना लेख है। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए टर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि आज हड़प्पा भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। तो उस समय जब ये लेख मिले हैं तो पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म यूज किया जा रहा है। और यहां पर सबसे पुराना अभिलेख मोहरों पर मिला। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आज से लगभग 4700 साल पहले का, 4700 वर्ष पहले का, 4700 years ago, इस समय के ये लेख हैं। या इसी को अगर इतिहास में जो डेट्स यूज की जाती हैं उस टर्म में हम लिखें तो इसे कह सकते हैं कि लगभग 2700 बीसी के आसपास के हैं, यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व के आसपास के ये अभिलेख हैं। तो चाहे ऐसे कहिए कि 2700 ईसा पूर्व
क्योंकि अभी अगर 2022 चल रहा है तो 2022 से पीछे आप जाएंगे और फिर उसमें भी आप 2700 साल और पीछे चले जाएंगे तो कुल 4700 साल पहले की बात हो रही। तो चाहे ये ऑप्शन में लिखा रहे और ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हमने तो 2700 बीसी पढ़ा था एनसीईआरटी में और एग्जाम में आ गया 4700 साल पहले। तो कैलकुलेट करना सीखिए। इसीलिए मैं अगली क्लास में आपको इतिहास में डेट्स कैसे यूज होती हैं इस पर भी जानकारी दूंगा। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन अब एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि ये अभिलेख अभी तक अपठनीय है। अपठनीय यानी अनडेसिफर्ड। ये अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब जिसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। और क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। इसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो पिक्टोग्राफिकल है। फिर एक टर्म मैंने यूज किया, यहां पर ये पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट में है। पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट यानी भाव चित्राक्षर लिपि। तो भाव चित्राक्षर लिपि का मतलब कि यहां चित्रों के माध्यम से भाव प्रकट किया जा रहा है। चित्र बने हुए और उन चित्रों का, उन ग्राफ का जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ। इसको पढ़ने का प्रयास अभी भी चल रहा है, लेकिन इसमें हम काफी हद तक अभी भी यही कहेंगे सफलता नहीं मिल पाई। और इसलिए इस लिपि को अपठनीय हम कहेंगे। यानी यह अभिलेख मिला, लेकिन इससे हमें हड़प्पा कालीन इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती, लेख से जानकारी नहीं मिल पा रही। तो जो हमारे काम के अभिलेख यानी जो पठनीय हैं, वो सबसे पुराने कौन से अभिलेख? तो अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख, ओल्डेस्ट deciphered inscriptions सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख कौन सा? तो मौर्य सम्राट या मौर्य शासक अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख। मौर्य रूलर मौर्यन एम्परर अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो अब यहां पर अगर आपसे समय पूछा जाए तो बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि मौर्य शासक अशोक का जो समय है वो लगभग 273 बीसी से इनका रूल स्टार्ट होता है और 232 बीसी तक इन्होंने रूल किया। तो आप इसी को कह सकते हैं थर्ड सेंचुरी बीसी, यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी। तो अगर समय को लेकर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख किस समय मिला है, किस समय का मिला है, तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का है, थर्ड सेंचुरी बीसी का है। और ये किसका अभिलेख है? तो मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख। ये पठनीय क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो जो लिपि प्रयुक्त हुई है, इसकी लिपि, यानी अगर हम इसके स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें लिपि प्रयुक्त हुई है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बारे में खास बात आपको और भी बता दूं, इसे कहा जाता है मदर स्क्रिप्ट।
मदर स्क्रिप्ट ऑफ मोस्टली इंडियन स्क्रिप्ट्स। भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म इसी से हुआ। एक प्रश्न यहां यह भी बन गया कि भारत की अधिकांश लिपियों का जन्म किस लिपि से माना जाता है, मदर स्क्रिप्ट किसे माना जाता है। तो मदर स्क्रिप्ट या इसे मातृलिपि क्यों कहा गया? मातृलिपि का मतलब जिससे अन्य लिपियां पैदा हुई, जो जननी है यहां पर। तो आंसर क्या लगाएंगे? ब्राह्मी। जैसे आज भारत में देवनागरी का प्रचलन है या फिर बहुत सारी अन्य भाषाएं अलग अलग लिपियों में, जैसे पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि का प्रयोग होता है, तो यहां पर भारत की अधिकांश लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही जन्म ली, इसीलिए इसे मदर स्क्रिप्ट कहते हैं। और अशोक के अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में पाए गए। अगर अपवाद स्वरूप देखा जाए तो कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हैं जो आप देखेंगे खरोष्ठी में है, लेकिन मैंने क्या कहा? अपवाद स्वरूप, यानी एक्सेप्शनली। ये कॉमनली नहीं है। कॉमनली आप यही कहेंगे ब्राह्मी है, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसी लिपियों में भी मिले हैं, खरोष्ठी में मिले हैं, या ऐसे यूनानी में भी मिले हैं, यानी ग्रीक स्क्रिप्ट भी उसमें यूज की गई, जो ये दिखाता है कि अशोक का साम्राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं से लेकर के अफगानिस्तान की सीमा तक फैला हुआ। यूनानी संपर्क भी स्थापित हो चुका था, ग्रीक लोगों से भी कनेक्शन था, और इसका प्रमाण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मिलता। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेख में ज्यादातर ब्राह्मी का प्रयोग किया, और कुछ अभिलेख जो सीमाओं से मिले हैं उसके साम्राज्य के, वो खरोष्ठी और यूनानी में भी। इसी के साथ साथ एक प्रश्न यहां और भी आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या, कौन सी भाषा इसमें प्रयुक्त की गई? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो आंसर क्या लगाएंगे? प्राकृत। और प्राकृत के बारे में एक और अहम तथ्य यहां पर बच्चों जान लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहा गया है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये लिंगुआ फ्रैंका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो पीपल्स लैंग्वेज हो, पीपल्स लैंग्वेज, यानी इसे कहते हैं हिंदी में जनसंपर्क भाषा। जनसंपर्क भाषा यानी जिससे आप जनता से, सामान्य जनता से आप संवाद कर सकें। तो जरा आप सोचिए कि मौर्य सम्राट अशोक अपने अभिलेख प्राकृत में क्यों लिखवा रहा है? क्योंकि वो सामान्य जन तक अपने संदेश पहुंचाना चाहता है, आम जनता के बीच में अपने संदेशों का प्रचार चाहता है। तो उस समय जनसंपर्क का ये एक माध्यम था कि अभिलेखों के माध्यम से वो जनता को संबोधित करे, पब्लिक को एड्रेस करे। क्योंकि अभिलेख क्या है? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों पर इंस्क्राइब्ड किए हुए लेख हैं, जिन्हें विजिटर्स जहां से आते जाते हैं वहां रखवा दिया गया। तो ये जनता को संबोधित करने का एक माध्यम था, जिससे राजा प्रजा से जुड़ा रहता था। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये उस समय का मास कम्युनिकेशन मोड था, जन संचार माध्यम था, और इसीलिए इसमें भाषा ऐसी प्रयोग की गई जो आम जनता को समझ में आए। तो प्राकृत भाषा में अब उसके अभिलेख मिलते हैं। तो प्रश्नों पर ध्यान रखिएगा, अगर आ गया लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो ये सारे प्रश्न आप अब बता सकेंगे। अब एक और अहम प्रश्न आप देखें, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जिस व्यक्ति को सफलता मिली थी उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। बहुत अहम तथ्य है ये, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों को
अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उसने डिसाइफर्ड किया अशोक के इंस्क्रिप्शंस को। तो एग्जाम में आ गया कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर्ड करने की क्रेडिट किसे दी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ये एक ब्रिटिश स्कॉलर था जिसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ने में सफलता पाई और 1837 में इन अभिलेखों को पढ़कर इसने अशोक के इतिहास पर प्रकाश डाला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में हम लोग कुछ बातें और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब वो हम मौर्य एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मौर्य एज की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब दोबारा इस पर बात होगी। अब अभिलेखों के संदर्भ में कुछ अन्य बातों पर अगर चर्चा की जाए तो अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख प्राचीन भारत के कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस जिस पर आप सबको आज मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप सब जरा पता करके आइएगा, अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। जैसे एक अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसी तरीके से एक अभिलेख है जिसका नाम है मेहरौली लेख। मेहरौली लेख, मेहरौली एडिक्ट। या फिर इसी तरीके से एक अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन। ऐसे ही एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो इनके बारे में आपसे मैं अगली क्लास में पूछूंगा। और जैसा बच्चों मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज का सेशन बहुत लंबा नहीं हो पाएगा, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। कल मैं बारिश में भीग गया, मुझे एक बार लगा था कि शायद मैं आज आपकी शाम की क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा बच्चे वेट करेंगे। उनसे कमिटमेंट मैंने किया है और उस कमिटमेंट में मैं अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता था और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने कमिटमेंट पर खरे उतरेंगे, क्योंकि ये टू वे एफर्ट है। जब हम मिलकर प्रयास करेंगे तभी अपना मिशन पूरा होगा। तो एक मिशन पूरा होने तक हम रुके नहीं, बिना थके हारे लगे रहे। इसलिए जरूरी था कि मैं आज आपकी क्लास लूं। तो आपकी क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और बच्चों कल फिर हम लोग इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। इस पर आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपने से पढ़कर आइएगा। एनसीईआरटी में भी ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं इस पर जानकारी देते हुए आगे बढ़ूंगा और इस तरह से आपका पहला अध्याय क्रम अनुसार आगे चलता रहेगा। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और साथ में निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा। आपको अपने लक्ष्य में सफलता जरूर मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ अब मैं आप सबसे विदा लूंगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।